10 ईयर्स पहले अचानक दुनिया में गेट्स ओपन होने लगे जो एक अलग डायमेंशन से कनेक्टेड थे। इन गेट्स से मैजिक बीस्ट्स बाहर आने लगे। उसी टाइम कुछ लोगों में ऐसी एबिलिटीज उभर आईं जिनसे ये मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकते थे। ये लोग हंटर्स कहलाए। शिकारी अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर रैंक किए जाते हैं। ई रैंक सबसे कमजोर, फिर DCBA और सबसे स्ट्रांग S रैंक। लेकिन एक बार जो पावर मिल गई वो कभी बढ़ नहीं सकती थी। इसी बीच एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे कमजोर शिकारी के नाम से मशहूर संग जिनवू बाकी हंटर्स के साथ एक रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचता है। हाँ, वो सबसे वीक हंटर था, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते थे। जब भी जिनवू किसी रेड में इन्वॉल्व होता, सब समझ जाते कि ये कोई इजी रेड होने वाला है। रेड स्टार्ट होने से पहले वो जूही से मिलता है, एक हीलर जिससे वो पहले भी काम कर चुका है। जूही उसके पुराने इंजरीज देखकर परेशान हो जाती है और उसे सावधान रहने को कहती है, लेकिन जिनवू उसे हंसकर जवाब देता है कि उसे आदत हो गई है। टीम लीडर सॉन्ग सभी को रेड के लिए इकट्ठा करता है। सभी गेट के अंदर एंटर करते हैं और रेड शुरू होता है। दूसरी तरफ कोरियन हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन गो गुनही अपने असिस्टेंट वो जिंचुल के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि गवर्नमेंट मैजिक बीस्ट से मिलने वाले एसेंस स्टोन्स को हाई डिमांड पर खरीद रही है। ये स्टोन्स वेपन्स और गियर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं और साइंटिस्ट इन्हें क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में भी रिसर्च कर रहे हैं। डंजियन के अंदर जिनवू को अपनी पहली एसेंस स्टोन मिलती है और वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक एक गोब्लिन उस पर अटैक कर देता है। जिनवू नाइफ से वॉर करता है, लेकिन झटका तब लगता है जब उसकी नाइफ टूट जाती है। गोब्लिन उसे पेट में छुरा घोंप देता है और जिनवू दर्द से जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, पार्क उसे बचाता है और जूही उसकी हीलिंग शुरू कर देती है। टीम डंजियन बॉस को डिफीट कर देती है और सब जश्न मनाने लगते हैं। जिनवू एक कोने में अपने घावों से उभरने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि जूही उससे परेशान होकर पूछती है कि वो खुद को बार बार खतरे में क्यों डालता है। तभी एक हंटर को एक गुफा का एंट्रेंस दिखाई देता है, एक रेयर डबल डंजियन। टीम डिसाइड करती है कि क्या अंदर जाना चाहिए। वोटिंग होती है और डिसाइडिंग वोट जिनवू के हाथ में होता है। जूही इस खतरनाक डिसीजन के खिलाफ होती है, लेकिन जिनवू की फैमिली कंडीशन उसे मजबूर कर देती है। उसके डैड मिसिंग हैं, मॉम हॉस्पिटल में है और वो अपनी सिस्टर की कॉलेज फीस भी भर रहा है। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। टीम अंदर जाती है और 40 मिनट तक एक टनल में ट्रैक करती है। आखिरकार टीम एक जायंट डोर के सामने पहुंचती है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आखिरकार दरवाजा खोलने का फैसला करते हैं। जैसे ही जिनवू और उसकी टीम अंदर एंटर करती है, पूरा हॉल नीली आग से जगमगा उठता है। सब रेडी होते हैं कि शायद कोई मैजिक बीस्ट या ट्रेजर मिलेगा, लेकिन यह जगह अजीब लग रही थी। चारों तरफ स्टैच्यूज थे और एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बीचों बीच खड़ा था। तभी जूही घबराकर जिनवू को बताती है कि उसे लग रहा है वो सबसे बड़ा स्टैच्यू उन्हें देख रहा है। जिनवू हंसकर उसे शांत करता है, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आती है। डोर अपने आप बंद हो जाता है। एक हंटर जल्दी से पीछे हटकर डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंट्रेंस गार्ड कर रहे स्टैच्यू में से एक अचानक मूव करता है और अपनी भारी तलवार से हंटर का सिर धड़ से अलग कर देता है। पूरी टीम डर से कांप उठती है। जिनवू धीरे धीरे पलटकर सबसे बड़े स्टैच्यू को देखता है और तभी उसका नजरिया बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि जितने भी डंजियन उसने पहले फेस किए थे, उनमें से कोई भी इतना खतरनाक नहीं था। अचानक उस जायंट स्टैच्यू की नजरें जिनवू पर टिक जाती हैं। नीचे झुको! जिनवू चिल्लाता है। अगले ही सेकंड स्टैच्यू की आंखों से एक डिस्ट्रक्टिव लाइट बीम निकलती है जो कुछ हंटर्स को पल भर में भस्म कर देती है। जूही को बचाते हुए जिनवू समझ जाता है कि वे अब मौत के मुंह में हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। पत्थरों पर ताजा खून बिखरा पड़ा था। शिकारी जिस डर से बचने के लिए डंजियन में घुसे थे, वही डर अब उनके सामने एक बुरे सपने की तरह खड़ा था। वो विशालकाय मूर्ति, जिसकी चमकती लाल आंखें अब भी किसी और का शिकार करने के लिए तैयार लग रही थीं। जिनवू की नजर जूही पर गई। वो पूरी तरह सदमे में थी। सॉन्ग ने जिनवू की ओर देखा और पूछा, तुमने मूर्ति का हमला पहले ही कैसे भांप लिया? जिनवू ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे बस महसूस हुआ जैसे कोई चेतावनी मिली हो। लेकिन तभी उसकी नजर सॉन्ग के हाथ पर गई। सॉन्ग का एक हाथ पूरी तरह कट चुका था। जिनवू जल्दी से घाव को दबाने लगा ताकि खून बहना बंद हो जाए। सॉन्ग दर्द में कराहते हुए बोला, यह मूर्ति कम से कम ए रैंक की होगी, बल्कि शायद एस रैंक। सिर्फ एक हमले में किसी को भी खत्म कर सकती है। मैंने इतने सालों में इससे खतरनाक चीज नहीं देखी। तभी उसकी नजर चैम्बर की दीवारों पर लिखे शब्दों पर पड़ी। पहला नियम, राजा का सम्मान करो। दूसरा नियम, राजा को खुश करो। तीसरा नियम, अपने विश्वास को साबित करो। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। जिनवू के दिमाग में एक ख्याल आया, राजा यानी इस विशाल मूर्ति की बात हो रही है। दूसरी तरफ स्कूल में जिनवू की छोटी बहन जिन्हा क्लास में थी।
उसकी दोस्त सोंगयी ने पूछा, तुम्हारा भाई शिकारी है? किस रैंक का? जिनाह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक है और वो हमेशा घायल रहता है। सोंगी हंसते हुए बोली, अगर मैं शिकारी बनी तो ई रैंक को भी कूल बना दूंगी। डंजन के अंदर सोंग और जिनवू सोच रहे थे कि इन 3 नियमों का क्या मतलब हो सकता है। तभी एक शिकारी जू घबराकर चिल्लाया, मुझे नहीं मरना, मैं भाग रहा हूं। और वो डंजन के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर 2 कदम बढ़ाए, मूर्ति की आंखों से एक रोशनी निकली और अगले ही पल जू जलकर राख में बदल गया। बाकी शिकारी बुरी तरह कांप रहे थे। सोंग ने जल्दी से कहा, पहले नियम को ध्यान से देखो, राजा का सम्मान करो। जिनवू ने मूर्ति की आंखों को देखा और धीरे से सिर झुका दिया। और तभी मूर्ति की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जिनवू चिल्लाया, सब लोग झुको, राजा के सामने झुकना ही इसका सम्मान करना है। सभी शिकारी फौरन घुटनों के बल बैठ गए। कुछ पलों बाद मूर्ति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। पार्क नाम का एक शिकारी उठा और बोला, शायद अब खतरा टल गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कमर सीधी की, मूर्ति भी हिली और उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक शिकारी हिम्मत करके मूर्ति के आगे प्रार्थना करने लगा। अगले ही पल मूर्ति ने अपने भारी पैर से उसे कुचल दिया। बाकी शिकारी दहशत में चिल्लाने लगे। जिनवू तेजी से सोचने लगा। उसने आसपास देखा और पाया कि कुछ मूर्तियां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए थीं। उसे समझ आ गया कि राजा को खुश करने का यही तरीका है। उसने चिल्लाकर सबको यह बताया। सॉन्ग भागकर एक बिगुल पकड़ने वाली मूर्ति के पास गया और बिगुल बजने लगा। संगशिक भी एक वायलिन पकड़ने वाली मूर्ति के पास गया और वो भी बजने लगी। जिनवू ने जूही को पकड़कर एक ढोल बजाने वाली मूर्ति के पास खड़ा किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर 2 लोग एक साथ खड़े होंगे तो मूर्ति सक्रिय नहीं होगी। उसने जूही को वहीं छोड़ा और खुद दूसरी मूर्ति ढूंढने लगा। लेकिन उसकी धीमी स्पीड की वजह से वो गलती से एक ढाल पकड़े हुई मूर्ति के पास पहुंच गया। मूर्ति ने अपनी ढाल को उसी पर गिरा दिया। जिनवू किसी तरह घिसटते हुए पास की गाने वाली मूर्ति के पास पहुंचा और उसे सक्रिय किया। तभी विशाल मूर्ति ने चलना बंद कर दिया और वापस अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गई। जूही दौड़कर आई और जिनवू को सहारा दिया। उसकी टांग से खून बह रहा था और आधी टांग कट चुकी थी। जूही ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी चैम्बर में कुछ हिला। सभी ने देखा कि राजा की मूर्ति के सामने एक अल्टर प्रकट हुई। जिनवू समझ गया कि यह अल्टर सैक्रिफाइस यानी बलिदान के लिए है। सांगशिक ने सोंग को टीम लीडर होने के नाते जिम्मेदार ठहराया और उसे बलिदान देने को कहा। सोंग बिना कुछ कहे अल्टर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक नीली लौ झलने लगी, मगर कुछ नहीं हुआ। जिनवू ने 2 हंटर्स को कहा कि उसे भी अल्टर पर ले जाएं। जैसे ही वो तीनों वहां पहुंचे, 3 और लौ जलने लगी। जिनवू ने बचे हुए 2 शिकारी को भी अंदर बुला लिया। जैसे ही वो सारे लोग अंदर आ गए, उनके आसपास अब नीली लौ भी जलने लगी और डंजियन का दरवाजा खुल गया। सभी स्टैच्यूज एक साथ उनकी ओर बढ़ने लगे। जिनवू ने तेजी से देखा कि कुछ मूर्तियां आगे बढ़ रही थीं, जबकि कुछ अपनी जगह जमी हुई थीं। तभी उसे समझ आया, अगर कोई मूर्ति की तरफ देख रहा हो तो वो हिल नहीं सकती। वो समझ गया कि ये आग एक टाइमर है। ये तभी शुरू हुई जब हम सभी अंदर आए थे। इसका मतलब अगर सारी आग बुझ गई तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो चिल्लाया, कोई भी इस घेरे से बाहर मत जाओ। दरवाजा खुला है, लेकिन ये जाल है। अगर हम इधर उधर भागे तो मर जाएंगे। लेकिन डर ने कुछ शिकारियों को जकड़ लिया था। 2 लोग जो अभी तक जिनवू को सहारा दे रहे थे, अपने होश खो बैठे और भाग निकले। सांगशिक, जो अब भी वहीं खड़ा था, घबराकर सोचने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ करना, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और वो भी वहां से भाग निकला। अब बस 3 लोग बचे थे, सोंग, जूही और जिनवू। सोंग ने गहरी सांस ली और तय किया कि वो पीछे रहेगा। लेकिन तभी जूही अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं। जिनवू ने घबराकर सोंग की ओर देखा और कहा, तुम जूही को यहां से बाहर ले जाओ। मैं अपनी कटी हुई टांग के साथ उसे नहीं ले जा सकता। सोंग ने जूही को उठाया और तेजी से बाहर की ओर भागा। अब चैम्बर में सिर्फ जिनवू रह गया था। जिनवू ने संगशिक का छोड़ा हुआ तलवार उठाया। चारों तरफ मूर्तियां अब उसकी ओर बढ़ रही थीं। एक मूर्ति ने भाला फेंका। वो उसके पास से जरा सा छूट गया। दूसरी मूर्ति का वार इतना तेज था कि जिनवू संभल भी नहीं पाया। उसकी चीख पूरे चैम्बर में गूंज उठी। उसके जिस्म से खून टपक रहा था। पीछे हटते हुए वो अल्टर से टकराया। चारों तरफ अंधेरा सा छा रहा था। एक मूर्ति ने अपनी तलवार उठाई। जिनवू की आंखें डर से फटी जा रही थीं और अपने आखिरी मोमेंट्स में वो सोच रहा था कि काश मुझे एक और मौका मिल सकता। अगले ही पल तलवार जिनवू के जिस्म में उतर गई। उसी वक्त आखिरी नीली ज्वाला भी बुझ गई और तभी जिनवू को एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। उसमें लिखा था,
एक नया मौका उपलब्ध है। क्या आप प्लेयर बनना स्वीकार करते हैं? आखिरी सांस लेते हुए जिन्वू ने फुसफुसाया, हाँ। जिन्वू की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। वो घबराकर अपने शरीर को देखता है। उसके सारे जख्म ठीक हो चुके हैं, यहां तक कि उसकी बाईं टांग भी पूरी तरह से सही है। उसे यकीन नहीं होता कि जो कुछ भी डंजियन में हुआ वो सच था या सिर्फ एक सपना। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के इंस्पेक्टर वू जिनचुल और कांग तैशिक। जिनचुल बताते हैं कि वो 3 दिनों से बेहोश पड़ा था और जब उसे पाया गया तो वहां पर ना तो कोई स्टैच्यू थे और ना ही कोई और निशान जो सर्वाइवर्स ने बताए थे। तैशिक सीधे सवाल करता है कि तुम्हें दूसरा अवेकनिंग मिला क्या, यानी क्या उसका पुनर्जन्म हुआ है? जिनवू चौंक जाता है, क्योंकि अगर उसे दोबारा अवेकनिंग मिली होती तो उसकी रैंक ई से ए या एस तक बढ़ सकती थी। वे लोग उसे टेस्ट करने के लिए मैनामीटर दिखाते हैं और उसे हाथ रखने के लिए कहते हैं। जिनवू थोड़ी उम्मीद के साथ मीटर पर हाथ रखता है, लेकिन उसका रिजल्ट सिर्फ 10 आता है। जिनचुल के चेहरे पर निराशा दिखती है। जिनवू अंदर ही अंदर मायूस हो जाता है। उसे लगा था कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया होगा, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। तभी वो एक और चीज नोटिस करता है। एक सिस्टम मैसेज उसके सामने दिख रहा है, लेकिन बाकी किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा दोबारा खुलता है और अंदर आती है उसकी बहन जिना। वो गुस्से में उसकी डांट लगाती है कि वो खुद का जरा भी ख्याल नहीं रखता, लेकिन जिनवू उसके गुस्से में छुपी फिक्र को समझ जाता है। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो जिना से पूछता है कि क्या उसे भी वो सिस्टम मैसेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब वो मना कर देती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ उसी के लिए है। जिना थोड़ी और नाराजगी दिखाने के बाद आखिरकार उसे छोड़कर चली जाती है। अब अकेले होने पर जिनवू अपने सामने दिख रहे मैसेज को ध्यान से देखता है। पहला मैसेज उसे बताता है कि सिस्टम उसे एक प्लेयर के रूप में डेवलप करने में मदद करेगा, और दूसरा एक चेतावनी देता है, अगर उसने सिस्टम के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया तो उसे पेनाल्टी झेलनी पड़ेगी। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्वेस्ट के टास्क देखकर जिनवू हैरान रह जाता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाड्स और 10 किलोमीटर दौड़। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ उसका वहम है, इसीलिए थकान की वजह से वो इसे इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हंटर्स गिल्ड में चोई एस रैंक हंटर हाई इन को एक बी रैंक रेड में लीडरशिप लेने के लिए कहता है। हाई इन को खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन चोई उसे समझाता है कि वो इस रोल के लिए बिल्कुल सही है। चोई मानता है कि कोरिया की टॉप 5 गिल्ड्स में होने के बावजूद वे इंटरनेशनल लेवल पर अब भी उतने मजबूत नहीं हैं। इसी दौरान शहर के बीचों बीच अचानक एक गेट खुल जाता है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट आ जाती है। रात में जब जिनवू आराम से सो रहा होता है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। कमरा जोरों से हिलने लगता है। उसे पहले तो लगता है कि शायद भूकंप आ गया, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो किसी और ही जगह पर है। वो देखता है कि वो अब किसी बेजान रेगिस्तान में खड़ा है जहां सूरज भी नहीं दिख रहा। तभी एक नया मैसेज आता है, उसकी डेली क्वेस्ट पूरी न करने की सजा ये है कि उसे 4 घंटे इस रेगिस्तान में सर्वाइव करना पड़ेगा। और तभी वो देखता है कि एक विशालकाय सेंटीपीड उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 4 घंटे तक जिनवू इस मॉन्स्टर से भागता रहता है, मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए। जब वो बुरी तरह थक चुका होता है, तभी उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं और वो वापस हॉस्पिटल के बेड पर होता है। नर्सें उसे देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ और हाँफ रहा था। अगले दिन जिनवू पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो एक ट्रैक सूट पहनकर तैयार हो जाता है और अपनी बहन से कहता है कि उसे बाहर जाना है। इसी बीच जूही, जो अब भी डबल डंजियन के ट्रॉमा से जूझ रही थी, उसे एक रेड में शामिल होने का ऑफर मिलता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है। तभी उसे एक खबर मिलती है कि जिनवू होश में आ गया है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। जिनवू बाहर दौड़ लगा रहा होता है, जूही बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जिनवू अपनी डेली क्वेस्ट पूरे करता रहता है और सिस्टम के मैकेनिक्स को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि डेली क्वेस्ट के पूरे होने पर उसे फुल रिकवरी मिलती है, और इस बार उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है, एक की, जिसे एक इंस्टेंस डंजियन खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनवू अपनी मां को हॉस्पिटल में देखने जाता है। वो 4 साल पहले के उस दिन को याद करता है जब उसकी मां इटर्नल स्लीप डिसीज के कारण कोमा में चली गई थी। ये बीमारी उन गेट्स के खुलने के बाद आई थी और डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं था। वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट से उसकी मां को जिंदा रख सकते थे। जिनवू इसी वजह से हंटर बना था, ताकि वो हॉस्पिटल का भारी खर्च उठा सके, भले ही उसकी जान कितने भी खतरे में क्यों न पड़े। अगले कुछ दिनों तक जिनवू अपने वर्कआउट पर पूरा ध्यान लगाता है। जितने भी एबिलिटी पॉइंट्स उसे मिलते हैं वो सब स्ट्रेंथ में डालता है। अब वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करता है, और अब वो आखिरकार उस रहस्यमयी की का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। एक गहरी सांस लेकर
वो की को मेट्रो स्टेशन के एक दरवाजे में लगाता है और देखते ही देखते डंजियन का प्रवेश द्वार खुल जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे एहसास होता है वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जिन्हों अभी भी इस नए वातावरण को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक डंजियन की छत फट जाती है और वहां से 3 गोब्लिन नीचे कूद पड़ते हैं। पिछली बार जब जिन्हों ने किसी गोब्लिन का सामना किया था तो उसने उसके पेट में छुरा घोंप दिया था, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अब उसे एक नहीं बल्कि 3 गोब्लिन से लड़ना था। तीनों गोब्लिन अपनी तेज धारदार तलवारों से लगातार हमले कर रहे थे। उनकी मूवमेंट तेज और आक्रामक थी। जिन्हों अपनी पूरी ताकत लगाकर उनका बचाव करता है, खुद को उनके वार से बचाने की कोशिश करता है। लड़ाई के बीच उसे एहसास होता है कि अब उसका शरीर पहले से ज्यादा तेज और मजबूत हो गया है। धीरे धीरे सही मौके पर वार करके वो एक एक कर तीनों गोब्लिन्स को खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे लगने लगता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तभी अंधेरे से एक स्टील फैंग लाइकन उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से वार करता है। इस हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जिन्हों का चाकू टूट जाता है। स्टील फैंग लाइकन, जिसकी धातु की चमचमाती हुई दांतें अंधेरे में झिलमिला रही हैं, घातक रफ्तार से जिन्वू पर झपटता है। जिन्वू बिजली की गति से पीछे हटता है और खुद की इस चपलता से चौंक जाता है। उसकी रोज की कड़ी ट्रेनिंग रंग ला रही थी, लेकिन अब उसे सिर्फ बचना नहीं बल्कि इस राक्षस को हराना था। वह अपनी पूरी ताकत से लाइकन पर घूंसा मारता है, 1 2 3 बार, मगर जानवर पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह झटपट अपनी इन्वेंट्री खोलता है और अंदर से एक जादुई तलवार निकालता है। उसने तलवार उठाई और एक ही वार में लाइकन के शरीर को बीच से चीर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है। जिन्वू को कुछ लेवल्स का फायदा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेता है, 2 और स्टील फैंग लाइकन उसकी ओर बढ़ते हैं। एक लाइकन अपने धातु के जबड़ों से उसकी तलवार पकड़ लेता है। जिन्वू उसे खत्म करता है, लेकिन दूसरे को देखते ही उसके दिमाग में कार्तनन डंजियन की यादें ताजा हो जाती हैं। वहां के दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक थे। तभी दूसरा लाइकन डर के मारे जान बचाकर भागने लगता है। जिन्वू थककर जमीन पर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जब वह अपने स्टैट्स पेज पर नजर डालता है तो देखता है कि वह लेवल 2 पर पहुंच चुका था। आश्चर्यजनक रूप से उसके स्टैट्स बढ़ चुके थे और चोटें भी अपने आप ठीक हो गई थीं। उसे समझ आता है कि हर बार जब वो लेवल बढ़ाएगा तब उसकी चोटें भी ठीक हो जाएंगी। उसकी ताकत अब 32 हो चुकी थी और वह खुद इसके प्रभाव को महसूस कर सकता था। जिन्वू दुश्मनों के शवों की तलाशी लेता है और उसे एक आइटम मिलता है। वह उस वस्तु को गेम शॉप में बेचता है और अपनी इन्वेंट्री में 20 गोल्ड जुड़ते देखता है। वह अपनी तलवार उठाकर खड़ा होता है और सोचता है, क्या मैं इस डंजियन के बॉस तक पहुंचने के लिए जिंदा रह पाऊंगा? अचानक अंधेरे में कई जोड़ी चमचमाती आंखें दिखाई देती हैं। स्टील फैंग लाइकन्स का पूरा झुंड उसके चारों ओर आ चुका था। लेकिन इस बार जिन्वू घबराया नहीं। उसने अपनी कमजोरियों से लड़ने की ठान ली थी। वह एक पागल शिकारी की तरह लड़ता है। हर झपट्टा, हर पंजा उसके वार के सामने फीका पड़ जाता है। एक के बाद एक लाइकन्स गिरते जाते हैं और हर बार जब वह किसी को मारता है उसकी ताकत बढ़ती जाती है। एक बार फिर सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है। उसमें लिखा है, आपको नई उपाधि मिली है, वुल्फ असासिन। जानवरों के खिलाफ आपके हमलों की शक्ति बढ़ गई है। जिन्वू की सांसें तेज थीं, तलवार टूटने की कगार पर थी, मगर वह अब भी अडिग खड़ा था। तभी उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। वह सोचता है, अगर मैंने इस पत्थर का उपयोग किया तो शायद यह डंजियन गायब हो जाए, लेकिन मैंने इतनी जल्दी लेवल बढ़ते पहले कभी नहीं देखा। जिन्वू ने तय कर लिया, वह आगे बढ़ेगा। अब वह दुश्मनों के नामों के रंग देखकर उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकता था। पहले लाल नाम दिखते थे, मतलब वे बहुत खतरनाक थे। अब वही नाम सफेद हो चुके थे, जो यह दर्शाता था कि वह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। मगर उसका बढ़ा हुआ परसेप्शन उसे चेतावनी देता है। डंजियन का बॉस अब भी उससे कई गुना ताकतवर है, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ता है। जिन्वू गहरी सुरंगों से होते हुए डंजियन के सबसे निचले तल पर पहुंचता है। वहां एक विशाल तालाब फैला हुआ था। पानी की सतह हल्के हल्के हिल रही थी। अचानक कुछ पानी से बाहर निकलता है और तेजी से जिन्वू को पत्थर की दीवार पर पटक देता है। उसकी तलवार का ब्लेड टूट चुका था और सामने से एक ब्लू वेनम फैंग कसाका, एक विशाल जहरीला नाग, पानी से बाहर आता है। नाग के नीले चमकते हुए दांत से जहर टपक रहा था। जिन्वू तुरंत अपना टूटा हुआ ब्लेड संभालता है और वार करने की कोशिश करता है, लेकिन यह राक्षसी नाग कठोर स्केल्स से ढका हुआ था। उसके वार बेअसर थे। नाग अपनी पूंछ से उसे जोर से पटकता है। जिन्वू जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन गुस्से में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सोचता है, क्या मैं हमेशा कमजोर ही रहूंगा? नाग उसे जकड़कर दीवार पर चिपका देता है। उसके जबड़े खुले थे और जहर की बूंदें टपक रही थीं। वह सोचता है, नहीं, अब और नहीं। इस बार वह पीछे नहीं हटा, बल्कि वह खुद राक्षस पर झपट पड़ा।
उसकी मुट्ठी से नाक की कठोर स्केल्स टूटने लगी। गहरी दहाड़ के साथ उसने अपने हाथों से ही नाग के सिर को कुचल डाला। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है। आपने ब्लू वेनम फैंग कसाका को हराया। इनाम, कसाका के जहरीले दांत से बना सी रैंक डैगर। डंजियन अब गायब हो चुका था। जिन्वू थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वह बदल रहा था। लेकिन तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है और जिन्वू को रोकता है। आप शिकारी हैं ना? यहाँ पास में ही एक डंजियन टूट चुका है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। जिन्वू एक पल के लिए सोचता है, फिर बिना कुछ कहे उसके पीछे चल देता है। वहां पहुंच के जिन्वू देखता है कि डंजियन का बॉस ही अब बाकी है और 10 लो रैंक के हंटर्स का एक ग्रुप, जिसमें जिन्वू की दोस्त जूही भी शामिल है, उसे हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। जूही डर को काबू करने और ठीक से हीलिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। जिन्वू देखता है कि वह कितनी घबराई हुई है और दूर से मदद करने का फैसला करता है। वह अपनी टूटी हुई तलवार इतनी ताकत से फेंकता है कि गोलेम की रक्षा टूट जाती है और बाकी हंटर्स इसे खत्म कर देते हैं। जब एक हंटर उस अज्ञात मददगार को ढूंढने की कोशिश करता है, जूही जिन्वू को चुपचाप वहां से जाते हुए देखती है। अस्पताल में नर्सें अब जिन्वू की बॉडी को लेकर बातें कर रही थीं। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। स्टैट्स में स्ट्रेंथ बढ़ाने का असर साफ दिख रहा था। एक नर्स जब उसके रूम का दरवाजा खोलती है तो जिन्वू को वर्कआउट के बाद देखकर थोड़ी शर्मा जाती है। वो लड़खड़ाते हुए कहती है कि आज उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है और फिर बिना सोचे उसके नंबर की भी मांग कर बैठती है। जिन्वू, जो अब भी थोड़ा भोला है, सोचता है शायद ये हॉस्पिटल का प्रोसेस होगा और अपना नंबर दे देता है। दूसरी तरफ जिनाह टीवी पर ये इंटरव्यू देख रही होती है और टाइम देखते ही स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। अभी अभी नींद से उठा जिन्वू उसे हेलो बोलता है। जिनाह नोटिस करती है कि उसका भाई और लंबा लग रहा है और बॉडी भी पहले से अलग है। वो मुस्कुराती है और शूज पहनकर निकलती है। जिन्वू उसे छाता लेने की सलाह देता है। हमेशा की तरह वो अपनी बहन की फिक्र करता है। अब अकेला जिन्वू अपनी डेली क्वेस्ट्स पर नजर डालता है। वो अब लेवल 18 पर पहुंच चुका है। नए पॉइंट्स मिलने पर वो उन्हें स्ट्रेंथ, चुस्ती और ज्ञान में डालता है। तभी उसका ध्यान एक फोन कॉल पर जाता है। उसका मकान मालिक किराए की याद दिलाता है। जिन्वू नरमी से कहता है कि वो जल्द ही दे देगा। उसे अब पैसे चाहिए, यानी किसी रेड का काम करना पड़ेगा। लेकिन अब भी उसका रैंक ई है, तो वो ज्यादा हाई लेवल रेड्स नहीं कर सकता, वरना वो अटेंशन खींचेगा। तभी उसकी नजर एक जॉब पोस्ट पर जाती है। वो अपनी डेली रनिंग क्वेस्ट करते हुए उस रेड ग्रुप की मीटिंग स्पॉट पर पहुंचता है, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बना है। वहां उसका सामना होता है डोंगसुक से, जो टीम का लीडर है। बाकी हंटर उसे देख के हंसते हैं, क्योंकि उसकी सबसे कमजोर हंटर वाली छवि अब भी लोगों को याद है। चलते चलते सबसे यंग मेंबर जिन्हों उससे बातें करने लगता है, वो 21 साल का डी रैंक हंटर है और एकदम नई चमचमाती आर्मर पहने हुए है। जब गेट के पास पहुंचते हैं, जिन्हों थोड़ा घबराया रहता है। अंदर जाते ही सबको एक अजीब सी बात महसूस होती है। न तो कोई बीस्ट, न ही कोई ग्लो स्टोन्स। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा। जिन्वू को कार्टेनन टेम्पल की याद आ जाती है। तभी रास्ते में एक मोड़ पर उसे किसी खतरे का एहसास होता है। वो ग्रुप को अलर्ट करता है, ऊपर से अटैक आने वाला है। और फिर एक साथ ढेर सारे चींटी जैसे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ग्रुप उन्हें अच्छे से हैंडल करता है और जिन्हों की महंगी आर्मर उसकी जान बचा लेती है। लेकिन जिन्वू को अब भी कुछ गड़बड़ लगती है। दूसरी तरफ एस रैंक हंटर बैक ट्रेनिंग में लगे होते हैं। अपने खाली हाथों से पत्थरों को तोड़ते हुए पूरी बिल्डिंग हिला देते हैं। डंजियन में वापस ग्रुप आगे बढ़ता है और आखिरकार एक बड़े से चेंबर में पहुंचता है, जहां ढेर सारे चमकते मैना स्टोन्स होते हैं और साथ में एक सोता हुआ जायंट स्पाइडर। डोंगसुक प्लान करता है इस खजाने से अपने छोटे भाई को इंप्रेस करने का, लेकिन जिन्हों ध्यान दिलाता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्वू को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। डोंगसुक बाहर से सब ठीक ठाक दिखाते हुए कहता है, ठीक है, पहले बॉस को खत्म करते हैं, फिर बंटवारा होगा। वो जिन्हों और जिन्वू को वहीं रुकने को कहता है और बाकी ग्रुप खुदाई का सामान लेने बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सब एक जाल था। अचानक एक धमाके से चेंबर का दरवाजा बंद हो जाता है। जिन्वू और जिन्हों अब उस जायंट स्पाइडर के साथ अकेले हैं। प्लान साफ था, उन्हें स्पाइडर के लिए चारा बनाया गया था। जिन्हों घबरा जाता है, लेकिन जिन्वू उसे कहता है, तू पीछे रह, इससे मैं निपटता हूं। डंजियन के बाहर डोंगसुक और बाकी धोखेबाज रेड पार्टी के मेंबर्स आराम से बाहर निकल रहे थे। उसका प्लान था कि जब स्पाइडर जिन्वू और जिन्हों को खत्म कर देगा, तब वो छत के पास वाले साइड टनल से वापस लौट आएंगे। वो ग्रुप से हंसते हुए कहता है, बोनस में जिन्हों की महंगी आर्मर भी मिल जाएगी। अंदर सी रैंक डंजियन बॉस की लेयर में जिन्हों जिन्वू से कहता है कि हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, लड़ने से कुछ नहीं होगा। जिन्वू मानता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो सीधे उस भयानक स्पाइडर की तरफ दौड़ता है और अटैक करता है, जिससे जिन्हों पूरी तरह शॉक में आ जाता है
जिन्वो की डैगर, कसाकास वेनम फैंग, स्पाइडर के हार्ड एक्सोस्केलेटन को चीर नहीं पा रही थी, लेकिन वो बिना रुके बार बार वार करता है। जिन्हो ये देख के हैरान रह जाता है। वो सोचता है, ये बंदा ई रैंक हंटर नहीं हो सकता। उसके मन में आता है कि शायद जिन्वू ने अपना झूठा रैंक बताया है। नकली रैंकर्स की ऐसी ही अफवाहें हैं जो मजे के लिए लोगों को मारते हैं। अब जिन्हो को अपने ही साथी से डर लगने लगता है। जिन्वू की स्पीड और फुर्ती उसकी ताकत बन चुकी है, लेकिन लगातार अटैक करते करते वो थकने लगता है। उसे अब तक स्पाइडर का कोई वीक पॉइंट नहीं मिला। तभी उसकी स्टैमिना खत्म हो जाती है और स्पाइडर एक वॉर में उसे उड़ा देता है। स्पाइडर जब फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, तभी जिन्वू फुल रिकवरी रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, जो उसे डेली क्वेस्ट पूरी करने के लिए मिला था। जैसे ही उसकी एनर्जी वापस आती है, वो हवा में कूदकर स्पाइडर की आंख में डैगर घुसेड़ देता है। डैगर का पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट असर दिखाते हैं और स्पाइडर गिर जाता है। डंजियन बॉस के मरते ही जिन्वू के लेवल्स फिर से बढ़ते हैं। जिन्हो अब नकली स्माइल के साथ जिन्वू को पानी की बोतल देता है और कहता है, बॉस, पानी पियो। जिन्वू को समझ ही नहीं आता कि वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। उसी वक्त ऊपर की टनल्स से धोखेबाज रेड पार्टी फिर से दिखाई देती है और दोनों को जिंदा देख के शॉक्ड रह जाती है। दूसरी तरफ हंटर्स गिल्ड के चेयरमैन गो पूरे दिन की मीटिंग्स के बाद थक गए थे। उनका जूनियर जिनचुल सजेस्ट करता है कि चलो थोड़ा ट्रेनिंग कर लेते हैं। सिर्फ कुछ मूव्स में गो उसके अटैक ब्लॉक करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। गो हंसते हुए कहता है, बस यही चाहिए था मुझे, थोड़ी असली एक्टिविटी। फिर वो झिंचुल को सराहते हैं कि उसने अपनी ट्रेनिंग चालू रखी, क्योंकि डंजियन में यही फर्क डाल सकती है। बॉस की लेयर में वापस रेड पार्टी अब मानती है कि जिन्होंने ही स्पाइडर को हराया होगा, अपनी हाई क्वालिटी आर्मर की वजह से। डोंगसुक अब जिन्हो से कहता है, तू जिन्वू को मार दे, हम तुझे छोड़ देंगे। लेकिन जिन्हो साफ मना कर देता है। तब डोंगसुक अपने लोगों से कहता है, पहले उस कमजोर को खत्म करो। उसी वक्त जिन्वू के सामने एक नया सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, न्यू क्वेस्ट, इन कातिल हंटर्स को मार दो। जिन्वू सोच में पड़ जाता है, ये सिस्टम मुझसे दूसरे इंसानों को मारने को क्यों कह रहा है। उसी वक्त एक हंटर उस पर मैजिक अटैक करता है और जिन्वू मलबे में गिर जाता है। वो सोचता है, ये दुनिया ही ऐसी है जो सबसे स्ट्रांग है वही जिंदा रह पाता है। अगर सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो अब मैं भी इसे इस्तेमाल करूंगा। और एक हंटर बड़े कॉन्फिडेंस से जिन्वू की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो अपनी बात भी पूरी नहीं करता कि जिन्वू उसकी गर्दन उड़ा देता है। जिन्वू जानता है कि अब वो एक किलर बन चुका है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता। वो बाकी हंटर्स को भी एक एक करके मार देता है और अब बचता है सिर्फ लीडर डोंगसुक। डोंगसुक डर के मारे अटैक करता है, लेकिन जिन्वू अब इतने लेवल्स ऊपर पहुंच चुका है कि वो एक हाथ से ही सब डिफेंड कर लेता है। डोंगसुक हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, चाहे तो डंजियन की सारी लूट तुम ले जाओ, मैं ऊपर और पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जिन्वू उसकी बात काटता है, तूने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की थी और अब तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो। और फिर जिन्वू उसका भी सिर कलम कर देता है। जैसे ही डोंगसुक मरता है, डंजियन बंद होने लगता है। जिन्हो और जिन्वू बाहर सुरक्षित निकल जाते हैं। हंटर्स गिल्ड का एक प्रतिनिधि दोनों को बाहर देखता है और हैरान होता है कि सी रैंक और ई रैंक हंटर्स ही सरवाइव कैसे कर गए। फिर वो मान लेता है, शायद जिन्हो की महंगी आर्मर ने काम कर दिया होगा। जैसे ही शाम का आसमान बरसात में भीगता है, जिन्वू अपने आप से मुस्कुराकर सोचता है, अच्छा हुआ सुबह जिना को छाता लेने को कहा था। हंटर एसोसिएशन की सर्विलांस टीम का एक मेंबर जिंचुल को एक रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि सी रैंक रेड में 6 हंटर्स की डेथ ज्यादा नई बात नहीं है। लेकिन जब यह पता चलता है कि उनमें से एक एस रैंक हंटर डोंगसू का बड़ा भाई था और साथ ही साथ उसमें जिन्वू का भी नाम है, तो जिनचुल को लगता है कि इस पर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उधर जिन्वू घर लौटता है कुछ टेकआउट फूड के साथ। इस महीने के बिल्स भरने के बाद भी उनके पास इतना पैसा है कि एक अच्छा डिनर कर सकें। ये देखकर जिनाह खुश हो जाती है। जिनाह पूछती है कि उस दिन की रेड कैसी रही। जिन्वू सोच में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने बिना हिचकिचाए उन लोगों को मार डाला जिन्होंने उसे धमकाया था। वो सोचता है कि पहले वाला जिन्वू तो शायद कोई रास्ता ढूंढता भागने का। तभी जिनाह उसे टोके हुए पूछती है कि सब ठीक है। जिन्वू मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, सब ठीक है। अंदर ही अंदर वो खुद को याद दिलाता है कि ये सब कुछ वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। ताकतवर बनना अब जरूरी है। वो जैसे ही बियर का सिप लेता है, एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है, एक हानिकारक पदार्थ डिटेक्ट किया गया है। तभी जिन्वू के आसपास एक सॉफ्ट लाइट फैल जाती है और उसकी डिटॉक्स एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। थोड़ा क्यूरियस होकर वो बियर के कैन लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। एक एक करके वो सारे कैन पी जाता है, लेकिन नशा नहीं होता। सिस्टम एल्कोहल इफेक्ट्स को पूरी तरह रद्द कर रहा होता है। वो अपनी एबिलिटीज चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास टॉक्सिन और एबनॉर्मल इफेक्ट्स के लिए इम्यूनिटी है और साथ ही उसकी रीजनरेशन भी इंक्रीज हो गई है। ये सब रिवॉर्ड्स उसे डबल डंजियन के इनिशियल क्वेस्ट के कंप्लीशन के बाद मिले थे, लेकिन अभी तक वो इतने इवेंट्स में इतना बिजी था कि नोटिस ही नहीं किया। जिन्वू को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद
जिन्हा उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। भाई, तुम्हारा फोन आया है। कॉल जिन्हो का होता है, वही डी रैंक हंटर जिसने पिछली रेड में उसके साथ काम किया था। कॉफी शॉप में दोनों मिलते हैं। अब जिन्हो को जिन्वू से डर नहीं लगता। वो दिल से कहता है, अगर तुम ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। वो कहता है कि जिन्वू ने जो किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। जिन्हो बताता है कि वो एक स्ट्राइक टीम बना रहा है। जिन्वू उठने ही वाला होता है कि जिन्हो उसे रोकता है। सुन लो यार, मेरी फैमिली की यूजन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं उसका गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूं। जिन्वू उसकी बात ध्यान से सुनता है। उसे लगता है कि किसी कंपनी के पास खुद की गिल्ड हो तो वो बेस्ट बिजनेस मॉडल बन सकता है। ऑफर भी अच्छा है, लेकिन जिन्वू को अब तक पता नहीं कि वो क्यों लेवल अप कर रहा है, तो वो किसी और के साथ काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। जिन्हो आखिरी कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट सीक्रेट ही रखूंगा। जिन्वू उसे एक सीरियस नजर से देखता है और चुपचाप चला जाता है। उधर डोंगसुक का छोटा भाई डोंगसू अपने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगता है और कहता है, मेरे भाई को कोई मैजिक बीस्ट ने नहीं मारा है, मैं जानता हूं। डोंगसू खुद एक डेंजरस एस रैंक हंटर है। वो अब अपने भाई के कातिलों से बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। फिर एक मॉर्निंग में जिन्वू और जिनाह पार्क में रनिंग पर जाते हैं। जिन्वू उसे छेड़ता है और फिर दोनों धीरे धीरे दौड़ना शुरू करते हैं। रास्ते में वो पूछता है, अगर हम बहुत अमीर हो गए तो तू क्या करेगी? जिनाह सोचती है और कहती है, माँ के हॉस्पिटल बिल्स चुका दूंगी, अपनी ट्यूशन भर दूंगी, उसके बाद पता नहीं, क्योंकि इतना पैसा होना तो कभी पॉसिबल ही नहीं लगा। जिन्वू हंसता है और कहता है, मैं थोड़ा आगे दौड़ता हूं। जैसे ही वो अपनी डेली ट्रेनिंग क्वेस्ट की दूरी कंप्लीट करता है, वो नोटिस करता है कि उसने डबल डिस्टेंस रन किया है। तभी एक सीक्रेट क्वेस्ट पॉप होता है, रिवॉर्ड, एक लूट बॉक्स। लूट बॉक्स खुलता है और उसमें से निकलती है एक चाबी, एस रैंक डंजियन, डीमन किंग्स कैसल की। इनाम, एलिक्सर के इंग्रेडिएंट्स, वो एलिक्सर जो हर बीमारी को ठीक कर सकता है, शायद जिन्वू की मां को भी। जिन्वू बिना वक्त गवाए डंजियन की चाबी यूज करता है और एंटर कर जाता है। उसके सामने जलता हुआ एक शहर होता है। तभी एक 3 सिरों वाला बीस्ट प्रकट होता है, हेल्स गेटकीपर, सरबेरस। जिन्वू अपनी सारी एबिलिटीज और बोनस यूज करता है, लेकिन बीस्ट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। सरबेरस पलटकर अटैक करता है और जिन्वू का एक हाथ चबा जाता है। तभी बीस्ट की रेज एबिलिटी एक्टिवेट होती है, जो 3 मिनट तक डबल डैमेज देती है। जिन्वू टोटल रिकवरी और एक हीलिंग पोशन यूज करता है, लेकिन फिर भी उसका पलड़ा भारी नहीं हो रहा। वो एक अटैक बूस्टिंग आइटम यूज करता है, सरबेरस की रेस खत्म होती है और जिन्वू फाइनली उसे डैमेज देना शुरू करता है। लास्ट मिनट तक एचपी बचाने की जद्दोजहद में जिन्वू सरबेरस के जबड़े में फंसा होने के बावजूद बार बार अटैक करता है। आखिरकार सरबेरस गिरता है। जिन्वू को कुछ लेवल्स मिलते हैं, जिससे उसकी सारी चोटें भी हील हो जाती हैं। रिवॉर्ड में उसे कैसल की मेन चाबी और एलिक्सर की रेसिपी मिलती है। उस एलिक्सर के 3 इंग्रेडिएंट्स डीमन किंग्स कैसल के अंदर छिपे हैं। जिन्वू अपने आप से वादा करता है, मां के लिए मैं जरूर वापस आऊंगा। डीमन किंग्स कैसल से सेफली लौटने के बाद जिन्वू अपनी बेहोश मां से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो उस रिवॉर्ड एलिक्सर के बारे में सोचता है, जो उसकी मां की इटर्नल स्लीप डिजीज को ठीक कर सकता है। जिन्वू तय करता है कि उसे और स्ट्रांग बनना होगा, ताकि वो फिर से कैसल में जा सके और एलिक्सर के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके। जिन्वू फिर से जिन्हो से मिलता है और उस स्ट्राइक टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देता है, जिसके बारे में पहले उन्होंने बात की थी। लेकिन एक कंडीशन पर, हर रेड में सिर्फ वो और जीनहो ही एंटर करेंगे, ताकि बाकी लोगों को किसी तरह की चोट या जान का खतरा ना हो। जीनहो इस प्लान को एक्सेप्ट करता है। उसे लगता है इससे वो अपने डैड को इंप्रेस कर पाएगा। वो सारे लॉजिस्टिक्स और शेड्यूलिंग हैंडल करने का वादा करता है। उधर एस रैंक हंटर हैइन अपनी ट्रेनिंग रन फिनिश करती है, तभी एक गिल्ड रिक्रूटर उससे कांटेक्ट करता है। वो जूजन कंस्ट्रक्शन कंपनी से है, जो जीनहो के पापा की कंपनी है। जीनहो और उसके पापा 10 साल पहले गेट्स की अपीयरेंस के बाद वर्ल्ड की हालत पर बात करते हैं। अब दुनिया भर के इंडस्ट्रीज उन रिसोर्सेज पर डिपेंड करने लगे हैं जो डंजियंस से मिलते हैं, और ये रिसोर्सेज सिर्फ हंटर्स ही निकाल सकते हैं, जिन्हें हंटर एसोसिएशन कंट्रोल करता है। एक बार हंटर की रैंक डिफाइन हो जाए, फिर प्राइवेट गिल्ड्स उन्हें हायर कर लेती हैं। जीनहो के पापा बताते हैं कि उनके देश में 5 मेजर गिल्ड्स हैं, हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। वो भी इस गेम में आना चाहते हैं, ताकि अपने देश की जिम्मेदारी निभा सकें। दूसरी तरफ जिन्वू अपनी डेली ट्रेनिंग फिनिश करता है। उसे नोटिस होता है कि एक्स्ट्रा रनिंग या वर्कआउट अब काउंट नहीं हो रहे, मतलब उसका वन टाइम क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। वो उम्मीद करता है कि लूट बॉक्स से उसे फिर से कोई चाबी मिले, ताकि वो और लेवल अप कर सके। लेकिन बॉक्स से सिर्फ एक पंच किया हुआ बिंगो कार्ड निकलता है। जिन्वू थोड़ा चिढ़ जाता है। उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना है, ताकि वो एलिक्सर के इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके। लेकिन जब तक जीनहो सी रैंक डंजियंस अरेंज नहीं करता, उसे वेट करना होगा। इसी बीच उसे हंटर एसोसिएशन से एक नोटिफिकेशन आता है, डी रैंक गेट के लिए स्ट्राइक टीम की जरूरत है। जिन्वू पहले सोचता है डिक्लाइन करने का,
क्योंकि उसे दूसरे हंटर्स के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन लेवल अप का कोई भी मौका वो मिस नहीं करना चाहता। थोड़े सोचने के बाद वो रेड के लिए हाँ कर देता है। इधर सॉन्ग, वही कार्टेनन टेम्पल यानी डबल डंजियन रेड का पार्टी लीडर, एक केंडो सेशन के बाद रेस्ट कर रहा होता है। उसे भी वही रेड नोटिफिकेशन मिलता है। उसका स्टूडेंट पूछता है कि अब जब उसकी एक बांह नहीं है तो वो रिटायर क्यों नहीं हो जाता। सॉन्ग जवाब देता है कि उसे अब भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सांगशिक, जो कार्टेनन टेम्पल सर्वाइव कर चुका है, वो भी रेड ज्वाइन करता है, हालांकि उसकी वाइफ उसे दूसरा प्रोफेशन ट्राई करने के लिए कहती है। हंटर्स गिल्ड में एस रैंक हंटर बैक गुस्से में गिल्ड लीडर चोई को डांट रहा होता है कि उसने उसे एक बेकार शो इंटरव्यू के लिए बुलाया। चोई स्माइल के साथ हैंडल करता है। वो बैक को बताता है कि जूजिन कंस्ट्रक्शन गिल्ड बना रही है, लेकिन बैक जानना चाहता है कि असल बात क्या है। उधर जूही जिन्वू के बारे में सोचती है और डिसाइड करती है कि अब उसे अपनी वीकनेस से ऊपर उठना है। उसे भी वही डी रैंक रेड वाला नोटिफिकेशन आता है। हैन, जो चोई की गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट है, चोई के ऑफिस जाती है और बताती है कि उसे जूजिन कंस्ट्रक्शन ने गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। बैक रात में एक ड्रिंक लेते हुए चोई से हुई अपनी बात को याद करता है। चोई ने उसे बताया था कि वो जेजू आइलैंड पर एक और रेड की प्लानिंग कर रहा है, वही जगह जहां पिछली रेड में कई हंटर्स मारे गए थे। पहली बार चोई की रिलैक्स्ड पर्सनालिटी सीरियस हो गई थी जब उसने कहा था कि वो उस दिन को कभी नहीं भूलेगा। सुबह जिनवू रेड के लिए निकलता है और उसकी बहन जिनाह उसे विदा करती है। उधर सॉन्ग भी रेड के लिए निकलता है और सोचता है कि कितना अजीब है। वो एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट है, फिर भी उसकी अवेकनिंग के बाद उसकी पावर्स मैजिक बेस्ड है। वो जिन्वू को देखता है और उसके नए लुक से सरप्राइज हो जाता है। जिन्वू के चेहरे पर लंबे समय बाद पहली बार अपनी पुरानी स्माइल दिखती है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। गेट पर पहुंचते ही सॉन्ग देखता है कि बाकी सर्वाइवर्स, पार्क, सांगशिक, कांग और जूही भी वहीं हैं। लेकिन उनकी ये छोटी सी रियूनियन कट जाती है जब बाकी पार्टी मेंबर्स भी पहुंचते हैं। 3 सी रैंक हंटर्स जो जेल में हैं और अपनी सजा कम करवाने के लिए इस रेड में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें सुपरवाइज कर रहा है हंटर एसोसिएशन से बी रैंक हंटर टेशिक। सॉन्ग जिनवू से पूछता है कि क्या वो लीड ले सकता है और जिनवू तुरंत मान जाता है। लेकिन तभी सॉन्ग उसे सरप्राइज कर देता है। वो झुककर पिछली रेड में हुई मौतों की जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है कि अगर आज वो लोग जिंदा हैं तो सिर्फ जिनवू की वजह से। सॉन्ग टीम को गेट के अंदर लीड करता है, जहां डंजियन उनका इंतजार कर रहा है। ग्रुप अंदर मौजूद गॉब्लिन्स का जल्दी ही काम तमाम कर देता है। सॉन्ग नोट करता है कि जिनवू पिछली बार से बहुत स्ट्रांग हो गया है। जूही स्माइल करते हुए कहती है कि जिनवू अब तक जरा भी इंजर्ड नहीं हुआ। सॉन्ग देख सकता है कि जिनवू की सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं, उसका ऑरा भी चेंज हो गया है। ग्रुप डंजियन के अंदर पहुंचता है, जहां रास्ता 3 डार्क पैसेज में बढ़ जाता है। तेशिक सजेस्ट करता है कि उन्हें स्प्लिट हो जाना चाहिए क्योंकि अब तक कोई मैजिक बीस्ट चैलेंजिंग नहीं लगा। ग्रुप एग्री करता है। जिनवू अपनी हाई परसेप्शन यूज करके सेंस करता है कि कौन सा रास्ता डंजियन बॉस तक जाएगा। वो लेफ्ट पैसेज चुनता है, सॉन्ग और जूही के साथ। संगशिक और कांग मिडिल पैसेज लेते हैं और तेशिक प्रिजनर्स को लेकर राइट पैसेज में जाता है। जैसे ही बाकी लोग एंटर करते हैं, तेशिक एक पल के लिए जिन्वू को घूरता है। संगशिक और कांग अपनी साइड पर मिले गोब्लिन्स को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। संगशिक कहता है कि अगर वीकेस्ट हंटर यहां है तो ये डंजियन सेफ ही होगा, लेकिन कांग श्योर नहीं है। वो पॉइंट करता है कि जिन्वू उस भयानक डबल डंजियन में भी था। संगशिक का चेहरा उतर जाता है। उसे नहीं लगता कि जिन्वू उसे माफ करेगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो जिन्वू से माफी मांगेगा उस दिन उसे पीछे छोड़कर भागने के लिए। दूसरी साइड प्रिजनर हंटर्स गोब्लिन्स को बेरहमी से काटते जा रहे हैं। तेशिक उन्हें को देखता है और एक सीक्रेट मीटिंग याद करता है। एक डार्क रूम में एक दुखी आदमी उसे बता रहा है कि वो तीनों कैदी हंटर्स उसकी बेटी पर अटैक कर चुके हैं। उसकी बेटी ने बाद में सुसाइड कर लिया। वो आदमी तेशिक को एक पैसे से भरी बैग देता है और उन्हें मारने को कहता है। प्रेजेंट में तेशिक कठोरता से उन हंटर्स से कहता है कि वो इंस्पेक्टर्स को बताएगा कि गोब्लिन्स ने उन्हें डंजियन में मार दिया था। सांगशिक और कांग उस पैसेज में पहुंचते हैं ठीक उसी वक्त जब बी रैंक हंटर आखिरी प्रिजनर का सिर काट देता है। तेशिक उनके सामने आने पर भी बेफिक्र है और उनकी तरफ घूरता है। लेफ्ट टनल में जिन्वू एक चीख सुनता है जो डंजियन में गूंजती है। उसका ग्रुप रेस करता है और पहुंचता है जहां बाकी हंटर्स कटे पड़े होते हैं, सांगशिक और कांग भी। सांगशिक मुश्किल से जिंदा सांस ले रहा होता है। जूही उसे बस इतना ही हील कर पाती है कि वो बोल सके। इमोशनल जिन्वू चिल्लाकर कहता है, तुझे सरवाइव करना है ताकि तू मुझे ब्लेम करता रहे उस दिन की वजह से। सांगशिक हांफते हुए बोलता है, सॉरी, माफ कर दे, मैं ठीक से माफी भी नहीं मांग पाया। और फिर वो आखिरी सांस लेता है। तेशिक इस मौके का फायदा उठाते हुए शैडोज से निकलकर जूही पर वार करता है।
लेकिन जिन्वू उसका हाथ मिड एयर पकड़ लेता है। तेशिक शॉक्ड हंटर्स को बताता है कि उसका प्लान है झूठी कहानी बताने का, कि प्रिजनर्स ने उन सबको मार दिया। सॉन्ग जिन्वू से कहता है कि वो पीछे हटे और सांगशिक की तलवार उठाकर डिफेंड करे। सॉन्ग पहले स्ट्राइक को डिफेंड कर लेता है। बी रैंक तेशिक फास्ट और फुर्तीला है। तेशिक क्रेडिट देता है और कहता है, सॉन्ग काफी अच्छा है तलवारबाजी में। वो हिट लैंड करता है, जिसे जूही तुरंत हील कर देती है, जिससे वो अब उसकी नजरों में आ जाती है। वो सॉन्ग को इग्नोर करके जूही की तरफ बढ़ता है, लेकिन सॉन्ग उसे रोक लेता है। तेशिक अगला अटैक करता है, बार बार सॉन्ग को स्लाइस करता है, और जूही इतनी अपसेट हो जाती है कि वो हीलिंग नहीं कर पाती। जैसे ही तेशिक आखिरी ब्लो के लिए सॉन्ग की तरफ बढ़ता है, सॉन्ग अपना ट्रैप स्प्रिंग करता है। अपनी फायर मैजिक अनलीश करके तेशिक को आग में घेर लेता है। तेशिक थोड़े चटके खाते हुए स्माइल के साथ अटैक डॉज कर लेता है और फिर से क्रेडिट देता है कि स्ट्रैटेजी अच्छी थी। वो डैगर उठाकर फिनिशिंग ब्लो के लिए आता है और जिन्वू उसे ब्लॉक कर लेता है, जिससे सॉन्ग और जूही शॉक्ड रह जाते हैं। अब तेशिक का पूरा ध्यान जिन्वू पर आ जाता है। वो कहता है, इन रिएक्शन टाइम्स के साथ तू ई रैंक नहीं है। वो गैस करता है कि जिन्वू कोई फॉल्स रैंकर नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी सॉन्ग और जूही के साथ रेड्स की हैं और उन्हें जिंदा छोड़ा है। लेकिन तेशिक को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्वू का हंटिंग एक्सपीरियंस उससे कम है। फाइट शुरू होने से पहले जिन्वू पूछता है, तूने क्यों मारा उन्हें, जस्टिस के लिए या पैसे के लिए? तेशिक क्रेजी स्माइल के साथ जवाब देता है, मैजिक बीस्ट्स को मारना बोरिंग है, मुझे इंसानों को मारने में ज्यादा मजा आता है। जैसे ही वो अटैक करता है, जिन्वू का सिस्टम मैसेज ट्रिगर होता है। वही क्वेस्ट जो तब आया था जब पिछले ग्रुप के हंटर्स ने उस पर हमला किया था। अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी है। जिन्वू अपनी स्पीड बफ एक्टिवेट करता है और अपनी पॉइजन ब्लेड से तेशिक का गाल स्लाइस कर देता है। दोनों की ब्लेड्स टकराती हैं जब तक कि तेशिक अचानक गायब नहीं हो जाता। अब वो जिन्वू के लिए इनविजिबल है, अपनी सीक्रेट स्टेल्थ एबिलिटी यूज करते हुए, जो सिर्फ कुछ हाई रैंकिंग असैसिन हंटर्स को आती है। वो जिन्वू की एंकल स्लाइस करता है उसे इमोबिलाइज करने के लिए। जिन्वू फुल रिकवरी यूज करता है और तुरंत ही घाव ठीक कर लेता है। तेशिक पहली बार हिल जाता है। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई कॉम्बैट हंटर हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता है। जब वो जिन्वू को अपने जैसा किलर कहता है, सॉन्ग और जूही की सांसें अटक जाती हैं। सॉन्ग रियलाइज करता है कि जिन्वू ने बहुत कम टाइम में बहुत हार्ड डिसीजन लिए हैं। जिन्वू मर्डरस इंटेंट स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे तेशिक ब्लाइंड हो जाता है और वो उसके हार्ट में ब्लेड घुसेड़ देता है। मरते वक्त तेशिक उसे वार्न करता है, सावधान रहना, इसके बाद आने वाले अंधेरे में कहीं तुम खो न जाओ। फिर तेशिक मर जाता है और सिस्टम जिन्वू को स्टेल्थ स्किल रिवॉर्ड करता है। जूही और सॉन्ग डंजियन छोड़ देते हैं, जबकि जिन्वू डंजियन बॉस का काम फिनिश करता है। इन्वेस्टिगेटर जिनचुल वहां पहुंचता है, खुद को ब्लेम करता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट तेशिक की असली नेचर नहीं देख पाया। वो हैरान हो जाता है जब वो जिन्वू को पहचान लेता है। वो पूछता है, तुम में से किसने तेशिक को हराया? जिन्वू अंदर ही अंदर सोचता है कि अब उसका सीक्रेट बाहर आ जाएगा, लेकिन तभी सॉन्ग आगे आकर क्लेम करता है कि उसने तेशिक को हराया, क्योंकि सॉन्ग एक सी रैंक मैजिक यूजर है और उसके पास बी रैंक हीलर जूही की मदद थी। इन्वेस्टिगेटर ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लेता है। सॉन्ग स्माइल करता है और कहता है, मेरा तुझ पर एक उधार रहा। ये सुनकर जिन्वू भी स्माइल करता है। अब जब फाइनली उनके पास एक और इवेंटफुल रेड के बाद टाइम है कैचअप करने का, जिन्वू और जूही एक शांत पार्क में स्ट्रोल कर रहे हैं। जूही कहती है कि उसे लगता है कि वो हंटे बनने के लिए थोड़ी ज्यादा डरपोक है, लेकिन वो थैंकफुल है उन लो रैंक रेट्स के लिए जिनकी वजह से उसे जिन्वू से मिलने का मौका मिला। वो कहती है कि उसे हमेशा जिन्वू की आंखों में दिखता जुनून बहुत पसंद है, चाहे उसने कितनी भी छोटी मोटी इंजरीज हील करनी पड़ी हों। फिर जूही उसे वो ई रैंक एसेंस स्टोन देती है जो जिन्वू ने उसे लास्ट टाइम दिया था। वो कभी उसे बेच भी नहीं पाए। वो डिसाइड कर चुकी है कि अपनी हंटर लाइफ रिटायर करके वापस अपने घर चली जाएगी। जाते जाते वो स्माइल करके कह देती है, उम्मीद है फिर जल्दी मिलेंगे। जिन्वू अकेला बैठा वो पार्क वाला सीन याद करता है जिन्होंने रिसेंटली डंजन गेट के बाहर जिनछुल से बात की थी। जिनछुल ने बताया था कि एस रैंक हंटर दोंगसू उसके छोटे भाई दोंगसुक की मौत का बदला चाह रहा है। उसने चेतावनी दी थी कि जिन्वू और जिन्हो दोनों जो उस रेड के सर्वाइवर्स हैं, अब उनके लिए भी खतरा हो सकते हैं। जिन्वू ने वो वार्निंग बहुत सीरियसली ली। बाद में जिन्वू और जिन्हो एक ग्लोइंग सी रैंक डंजन गेट के बाहर खड़े होते हैं, साथ में एक हंटर ग्रुप के साथ। जिन्होंने चूज किए हैं 6 ऐसे हंटर्स जो क्वालिफाइड हैं लेकिन किसी वजह से काम नहीं कर पाए, और कुछ स्ट्रगलिंग हंटर्स भी हैं। उनमें से एक है सोंगी, रिसेंटली अवेकेंड ई रैंक हंटर और जिन्हा की फ्रेंड।
उसे अच्छा नहीं लगता है जब कोई उसे छोटी बच्ची बोलता है। जिन्वू सबको क्लियर करता है, इस डंजन में सिर्फ मैं और जिन्हो ही एंटर करेंगे। बाकी हंटर्स थोड़े चौंक जाते हैं क्योंकि सिर्फ बाहर बैठेगा और पैसे मिलेंगे। जिन्हो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्सप्लेन करता है और जिन्वू स्टेल्थ स्किल रिवॉर्ड रिडीम करता है। फिर दोनों सी रैंक गेट में एंटर करते हैं। बाकी हंटर्स अभी भी डाउट में हैं, पर 1 घंटा बाद गेट क्लोज हो जाता है, मतलब डंजन बॉस डिफीट हो गया। जिन्हो चीयरफुली कहता है, नेक्स्ट गेट के लिए रेडी हो जाओ, 3 डंजन्स क्लियर करने हैं आज। नेक्स्ट डंजन के अंदर जिन्वू एक पैक ऑफ गॉब्लिन से इजीली निपट जाता है और जिन्हो माना स्टोन्स माइन कर रहा होता है। दिन बीतते गए, वो लोग रोज न्यू डंजन वाले बॉसेस किल करते जाते हैं और जिन्वू रोज लेवल अप होता रहता है। जिन्हो खुशी से सरप्राइज होता है जब वो पहली बार स्टेल्थ स्किल यूज होते देखता है। उसे एहसास होता है कि जिन्वू कितना स्ट्रांग बन गया है। अब जिन्वू डैश स्किल भी अपग्रेड करता है और 2 नई स्किल्स पाता है, एडवांस डैगर वील्डिंग और फेटल स्ट्राइक। वो अभी भी रेडी नहीं है डीमन किंग्स कैसल के लिए, मगर क्लोज पहुंच गया है, लगभग बी रैंक से ए रैंक के बीच आ गया है। सडनली एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए तैयार हो गए हो। उसी वक्त व्हाइट टाइगर गिल्ड हेडक्वार्टर पे मैनेजर सांगमिन और सबऑर्डिनेट किचुल नोटिस करते हैं कैसे जिन्वू और जिन्हो कंटिन्यूअसली सी रैंक गेट के राइड्स खरीद रहे हैं। सांगमिन को याद आता है, संग जिन्वू वही है जो डबल डंजन से बचा था। वो सोचता है कि शायद ये सेकंड अवेकनिंग केस हो सकता है। 3 खौफनाक रेड्स सरवाइव कर चुका है। वो किचुल को साथ लेके उनके पास के सी रैंक गेट पर जाते हैं। वो गेट पर आते हैं और देखते हैं एक मिसमैच्ड हंटर ग्रुप बाहर रिलैक्स कर रहा है। सोंगी उन्हें रोकने आती है, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। सांगमिन समझ जाता है कि वो लड़का शायद खुद डंजन क्लियर कर रहा है। अब जिन्वू के रिक्रूटमेंट का प्लान और स्ट्रांग हो जाता है। वो चुपके से जिन्हो और जिन्वू की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। जिन्वू बोलता है, कल मैं ब्रेक लूंगा। जिन्हो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट गेट बुकिंग कैंसिल कर देगा। मीनवाइल हंटर्स गिल्ड लीडर चोई जेजू आइलैंड के नाइटमेयर से जागता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाता है जिसमें है जेजू आइलैंड मिशन के प्लान्स, और खुद से कहता है, अब ऑलमोस्ट टाइम आ गया है। फिर सांगमिन और किचल उनके टारगेट तक पहुंच जाते हैं। सांगमिन और जिन्वू एक कैफे टेबल पर बैठकर कॉफी पीते हैं। रिक्रूटमेंट पिच क्लियर है। सांगमिन कहता है, योजिन कंस्ट्रक्शन जो ऑफर कर रही है उसका डबल मैं देता हूं। लेकिन सांगमिन ने मिस्टेक कर दी। जिन्वू ने जिन्हो के साथ ऑलरेडी 30 बिलियन की डील की है। जिन्वू उठता है जाने के लिए, पर रुक के पूछता है, तुम मेरा बैकग्राउंड चेक कर रहे थे? उसका टोन स्लाइटली धमकी वाला हो जाता है। सांगमिन फ्लिप करता है और तब जिन्वू गायब हो जाता है। सांगमिन फाइनली रियलाइज करता है कि ये लड़का स्टेल्थ स्किल यूज कर रहा है। वो समझ जाता है कि ये इंसान उनके लीग से बाहर है। सांगमिन को अब सीख मिलती है। वो प्रॉमिस करता है कि जिन्वू की एबिलिटीज से रिलेटेड किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देगा। फिर जिन्वू वापस आता है और सॉरी बोलता है कि उसने सारे गेट्स परचेज किए, उससे सबका बैलेंस बिगड़ गया। वो ऑफर करता है, 3 गेट राइट्स मैं तुम्हें सेल कर देता हूं। सांगमिन चौंक जाता है बट क्विकली एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद सांगमिन रियलाइज करता है कि उसे उल्लू बनाया गया है। बाकी सी रैंक गेट्स अभी भी अवेलेबल थे, वो भी हाफ प्राइस पे। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना फोन देखता है और एक मैसेज आता है जिन्वू से जिसमें लिखा है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। एक लंबी ड्राइव के बाद जिन्वू एक जंगल के बीच एक क्लियर जगह ढूंढता है, शहर से काफी दूर। वो फाइनली रेडी है अपना जॉब चेंज क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। उसके दिमाग में बस एक ही बात है, ये इजी नहीं होगा। उसके स्टेप्स उसकी ग्रोथ याद दिलाते हैं और उसके चेहरे पे डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। सिस्टम एक मैसेज भेजता है, जिन्वू एक्सेप्ट करता है और एक मैसिव गेट ओपन हो जाता है। बिना किसी हेजिटेशन के जिन्वू उस गेट के अंदर एंटर करता है। दूसरी तरफ जिन्हो एक एलिगेंट डिनर टेबल पर बैठा होता है अपने फादर के साथ। उसका बड़ा भाई जिनसंग एंटर करता है और दोनों को ग्रीट करता है। डंजन के अंदर जिन्वू के फुटस्टेप स्टोन फ्लोर्ड हॉलवे में गूंज रहे हैं। सिस्टम का एक और मैसेज पॉप होता है, पोशंस और फुल रिकवरी स्किल इस क्वेस्ट में अलाउड नहीं है। ऊपर से डंजन छोड़ना भी अलाउड नहीं है जब तक क्वेस्ट कंप्लीट ना हो जाए। जिन्वू तुरंत समझ जाता है कि उसे हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। अचानक से उसे किसी एनिमी के आने की आहट सुनाई देती है। वो अपना वेपन इन्वेंट्री से निकालता है। सामने एक आर्मर्ड क्लैड ओपोनेंट खड़ा होता है जिसके ऊपर ऑरेंज नाम लिखा होता है, नाइट। जिन्वू और नाइट के बीच में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। अटैक्स, पैरीज, लेकिन जिन्वू का ब्लेड नाइट के आर्मर को छू भी नहीं पाता। तब उसे याद आते हैं पहले के आर्मर्ड मैजिक बीस्ट्स। वो तुरंत अपना वेपन वापस इन्वेंट्री में डाल देता है और अपने हाथों से नाइट को चीर के रख देता है।
लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा रेस्ट लेने लगता है और भी कई नाइट्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वापस डिनर टेबल पे जिन्हों अपनी प्लेट में रखे अनटच्ड फूड को घूर रहा होता है। उसके फादर उससे प्यार से पूछते हैं कि सब ठीक है। फिर वो कॉन्वर्सेशन जिनसंग की तरफ ले जाता है। गिल्ड रिक्रूटमेंट का क्या सीन है? जिनसंग एडमिट करता है कि अब तक वो किसी एस रैंक हंटर को हायर नहीं कर पाया है, लेकिन उसने अपनी एफर्ट्स फॉरेन कंट्रीज तक एक्सपैंड कर दी है। फिर वो एकदम से जिन्हों की तरफ देख के कहता है, मुझे पता है तुम सीक्रेटली सी रैंक गेट्स के राइट्स खरीद रहे हो। वार्निंग देता है, मेरे रास्ते में मत आना। जिन्हों चुप रहता है। उनके फादर दोनों को साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। वापस डंजन में जिन्हों एक के बाद एक एनिमीज को फिनिश करता जा रहा है। तभी एक इनविजिबल एनिमी अचानक से उस पर अटैक करता है। वो बस टाइमली रिएक्शन से बच पाता है। उसके बाद एक मेज उस पर लाइट ब्लास्ट करता है, जिन्हों बेयरली डॉज करता है। एनिमीज रिलेंटलेस हैं, जिन्हों थक चुका है। वो सोचता है कि मुझे अपने इंटेलेक्ट पॉइंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेजेस का काउंटर हो सके और माना भी ज्यादा मिले। उसकी थकान कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इस बीच हंटर्स गिल्ड में गिल्ड लीडर चॉय हेलीकॉप्टर में चढ़ने की तैयारी कर रहा होता है। साथ में हेहिन एंड और भी हाई रैंकिंग हंटर्स हैं। वो जा रहे हैं जेजू आइलैंड, वही आइलैंड जहां पे पहले एक रेड फेल हो गई थी। जिन्हों फाइनली सब एनिमीज को हरा देता है। एक डेड बॉडी से उसे बी रैंक चेस्ट प्लेट मिलती है। वो अपने इन्वेंट्री का सारा आर्मर पहली बार इक्विप करता है और सरप्राइज होता है देख के कि ये आर्मर इनविजिबल हैं। अब वो थोड़ा सा रिफ्रेश फील करता है और नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी है। आगे वो एक मैसिव डोर को पुश करता है। एक तेज हवा का झोंका उसका वेलकम करता है और तब उसका सामना होता है एक ऐसे ओपोनेंट से जो उसे एकदम फेमिलियर लगता है, बिल्कुल मिस्टीरियस डबल डंजन जैसा। नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड, फुल रेड प्लेट आर्मर में, नाम भी रेड में ग्लोइंग। वो एक खाली थ्रोन के सामने खड़ा होता है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से जिन्हों की रगों में टेंशन दौड़ जाती है। इग्रिस अपनी स्वॉर्ड उठाता है और बिना किसी वार्निंग के लाइटनिंग स्पीड से जिन्हों की तरफ अटैक करता है। इग्रिस के ब्लेड से स्टोन पिलर्स टूट जाते हैं। जिन्हों अपनी पूरी ताकत से डिफेंस करता है, लेकिन उसे लगता है वो क्लियरली आउटमैच्ड है। वो अपना डैगर हटा लेता है जो इग्रिस के आर्मर को डैमेज नहीं कर पा रहा था। इग्रिस भी अपने वेपन्स हटा देता है ताकि फाइट फेयर हो। इस बीच हंटर्स एसोसिएशन में जिनचुल चेयरमैन गो की ऑफिस में आता है। चॉय जेजू मिशन के पहले कॉल करता है और गो को थैंक्स कहता है। गो भी चॉय को क्रेडिट देता है आइलैंड को पब्लिक आई में रखने के लिए ताकि मिशन को सपोर्ट मिले। वापस थ्रोन रूम में इग्रिस एक ब्लिंक में जिन्हों को उठा के ग्राउंड पे पटक देता है। वो बैरली उसके पंचेस को ब्लॉक कर पा रहा है और सिर्फ उसके पहने आर्मर की वजह से बचा रहता है। जिन्हों अपना डैश स्किल एक्टिवेट करता है और अटैक करता है, लेकिन वो अभी भी इग्रिस को कैच नहीं कर पाता। इग्रिस इजीली उसे इधर से उधर फेंकता रहता है। जिन्हों एक काउंटर अटैक करता है और फाइनली एक पावरफुल किक इग्रिस के थ्रोट पे लैंड करता है। एनरेज्ड इग्रिस और भी फास्ट हो जाता है, पंचेस और किक्स का एक और बराज देता है। आखिर में जिन्हों को उठा के थ्रोन के ऊपर वॉल पे फेंक देता है। जिन्हों सीट पे लैंड करता है। इग्रिस स्लोली उसकी तरफ डेडली इंटेंट से आता है। जिन्हों थ्रोन के आर्मरेस्ट पे स्लम्ड होता है। इग्रिस अपनी स्वॉर्ड बुलाता है फाइनल ब्लो देने के लिए। जिन्हों उसकी ब्लेड को हाथ से पकड़ लेता है और चिल्लाता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपना वेपन बुलाता है और इग्रिस की आंख में घुसा देता है। फिर डैगर को रिकॉल करके उसके थ्रोट में पूरा फोर्स लगा के छोड़ देता है। इग्रिस गिर जाता है। सिस्टम मैसेज फ्लैश करता है, एनिमी डिफीटेड। जिन्हों अपनी विक्ट्री को तुक्का मानता है क्योंकि वो क्लियरली आउटमैच था। उसे मिलते हैं कुछ एपिक रिवॉर्ड्स, एस रैंक हेलमेट जो इग्रिस ने पहना था, एक रून स्टोन जिसमें स्किल है रूलर्स हैंड और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन जो नेक्स्ट राउंड के लिए है। लेकिन फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट, सिस्टम बताता है कि अब और भी एनिमीज आएंगे। जिन्हों जितना ज्यादा टिकेगा उतने ज्यादा एडवांसमेंट पॉइंट्स मिलेंगे हायर क्लास के लिए। जैसे ही जिन्हों अपनी लिमिट तक पहुंचता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने का सोचता है, एक एनिमी आता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन उसके हाथ से गिरा देता है। डंजन के अंदर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। जिन्हों चारों तरफ से एनिमीज से घिरा हुआ है और उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है जैसे ये उसका आखिरी मोमेंट हो, लेकिन जिन्हों कभी गिव अप नहीं करता। वो अपनी पूरी ताकत से फाइट करता है जब तक उसके नकल्स फट के खून से भर नहीं जाते। तभी डंजन के अंधेरों में उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे पास्ट से कोई एको आ रहा हो। कोई उसे वीकेस्ट हंटर कह रहा है, कोई कह रहा है क्विट कर दे। जिन्हों उन सब आवाजों को इग्नोर करता है, लेकिन एक आवाज उसके पैरों तले जमीन खींच लेती है, उसकी अपनी आवाज, उसका एक शैडो वर्जन जो उसका पुराना कमजोर रूप था। दूसरी तरफ हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गो जेजू आइलैंड से न्यूज का इंतजार कर रहे होते हैं।
वो जिनचुल से कहते हैं कि पहले की फेल रेट से बचे हुए कई हंटर्स आज भी मेंटल घाव लेके चल रहे हैं। वो कहते हैं जो अपने पास्ट के जख्मों को पार नहीं कर पाता वो सरवाइव नहीं कर पाता। वापस डंजन में शैडो जिन्वू असली जिन्वू का मजाक उड़ा रहा होता है। डिस्ट्रैक्टेड जिन्वू एक बड़ा अटैक खाता है आर्मर्ड मैजिक बीस्ट से। उसकी विजन धुंधली होने लगती है, कॉन्शियसनेस स्लिप कर रही है। तब सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, डेली क्वेस्ट इनकम्प्लीट। काउंटडाउन शुरू हो जाता है, सेकंड्स गिनते हुए, और वो पेनल्टी जोन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस बार वो उसके लिए एक ब्लेसिंग बन जाती है। पेनल्टी जोन का वार्म सूरज उसके चेहरे पे पड़ता है। जिन्वू एक रिलीफ महसूस करता है। डंजन के बाहर होने की वजह से वो पोशंस यूज करके अपनी फैटीग रिस्टोर कर सकता है, लेकिन एचपी बहुत लो होने की वजह से वो पोशंस अभी यूज नहीं कर सकता। सिर्फ हील होने का वेट करे या फिर लेवल अप करके एचपी रिकवर कर सकता है। तभी 3 जायंट डेजर्ट सेंटीपीड्स नजर आते हैं। जिन्वू के होंठों पे एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ जाती है। वो सोचता है लेवलिंग अप ही सही, पेन की परवाह नहीं, बस स्ट्रांग बनना जरूरी है। दूसरी तरफ जिन्हा बीच रात उठती है और देखती है कि जिन्वू अभी तक घर नहीं आया। वो थोड़ी देर सोचती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, फिर खुद ही हंसती है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। नींद में वापस जाने से पहले वो साइलेंटली होप करती है कि जिन्वू स्कूल की गार्डियन मीटिंग में आ जाए। पेनल्टी जोन में जिन्वू कई सेंटिपीड्स को मार देता है, लेवल अप करता है और फुल एचपी रिस्टोर हो जाती है। थोड़ा टाइम लेके वो गेम स्टोर में नया वेपन ढूंढता है, डैगर नाइट किलर, जो आर्मर्ड एनिमीज पे बोनस डैमेज देता है। वो अपना एबिलिटी रिवॉर्ड भी रिडीम करता है, रूलर्स हैंड, जो टेलीकिनेसिस जैसा काम करता है। अब वो वापस फाइट में लौटने के लिए रेडी है। चोई और उसकी हंटर्स टीम जेजू आइलैंड के एयर स्पेस में एंटर करते हैं। पायलट सडनली रिपोर्ट करता है कि पानी के नीचे से माना डिटेक्ट हो रहा है। सब हैरान हो जाते हैं। जॉब चेंज क्वेस्ट डंजन में जिन्वू अपने नए ब्लेड का मजा ले रहा है। हाथ से फाइट करने से ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन एनिमीज अभी भी बहुत ज्यादा हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये मैजिक टाइप मैजिक बीस्ट्स ही नाइट टाइप्स को समन कर रहे हैं। जिन्वू सीधा ब्लेजेस को टारगेट करता है, 3 को इंस्टेंट मार देता है। बचे हुए 3 एक मैसिव गोलम समन करते हैं। जिन्वू मेजेस को खत्म करता है, फिर गोलम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, यू लास्टेड 4 आवर्स 30 मिनट्स, जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट। सिस्टम बताता है बेस्ड ऑन उसके परफॉर्मेंस और सोलो फाइटिंग स्टाइल उसका मोस्ट सूटेबल जॉब है नेक्रोमांसर, जो एक शैडो आर्मी समन कर सकता है। जिन्वू मैजिक यूजर बनने की आइडिया से पहले रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो असैसिन टाइप स्टाइल फॉलो करता है, इसलिए वो रिफ्यूज कर देता है। लेकिन सिस्टम वॉर्न करता है, नेक्रोमांसर एक हिडन क्लास है, रिफ्यूजल कंफर्म करना है। जिन्वू थ्रोन रूम में इधर उधर चल के सोचता है। उसे रियलाइज होता है कि जो मैजिक यूजर्स उसने हराए उनकी एबिलिटी सिमिलर थी और शैडो आर्मी के साथ वो सोलो नहीं रहेगा। ये एक बड़ा एडवांटेज है। वो एक्सेप्ट कर लेता है। हंटर्स एसोसिएशन में गो और जिनचुल जेजू आइलैंड मिशन का वेट करते हैं और सुबह होती है। जिन्वू के सामने नोटिफिकेशन स्पैम होने लगती हैं, क्योंकि उसने सारे एनिमीज को डिफीट किया और इतना टाइम टिक गया। नेक्रोमांसर क्लास अपग्रेड हो जाता है शैडो मोनार्क में। अब वो शैडोज एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बस एक कमांड वर्ड कह के। जिन्वू अपना कमांड वर्ड रखता है अराइज। वो 30 शैडो समन करता है, स्किल का मैक्सिमम लिमिट, लेकिन एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकता है। टारगेट की स्ट्रेंथ और किल के टाइम पे डिपेंड करता है। जिन्वू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक स्पेशल एनिमी को शैडो बनाने की कोशिश करें, इग्रिस द ब्लड रेड। पहले 2 ट्राइज फेल हो जाती हैं, सिर्फ एक लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है। वो एक हार्टफेल्ट स्पीच देता है इग्रिस को, खाली थ्रोन गार्ड करने के बजाय मेरे साथ लड़े, किसी के लिए लड़े। नाइट कमांडर उठता है और उसके सामने घुटने टेक देता है। चेयरमैन गो सूरज की रोशनी देखते हुए कहते हैं, मुझे नई हंटर का इंतजार है, जो सब एक्सपेक्टेशन तोड़ के ह्यूमैनिटी के लिए एक गाइडिंग लाइट बन सके। उधर जिन्वू की शैडो आर्मी के बीच में इग्रिस नील करता है, एक नया साथी बनके। इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन खत्म होता है। अगला वीडियो जल्द ही आएगा सीजन 2 और नए एडवेंचर्स के साथ। सीजन 2 आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहेंगे, सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।